रैपिडो है। लो प्राइस, कंफर्टेबल और कोई पैसे बचाओगे एकदम आराम से। रैपिडो। रैपिडो है। लो प्राइस, कंफर्टेबल और कोई पैसे बचाओगे एकदम आराम से। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज से हम समाजशास्त्र की क्लास चालू कर रहे हैं। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी की क्लास के तहत क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में चर्चा पहले करेंगे। उसके बाद हम सिलेबस के अनुसार क्या है पढ़ना चालू करेंगे। तो आज की जैसे थंबनेल से आपको पता चल गया, आज की इस क्लास में हम बेसिक जो समाजशास्त्र का होता है कि एग्जैक्टली समाजशास्त्र क्या होता है और उस समाजशास्त्र के तहत समाज क्या होता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम भारतीय समाज और आदि चीजों के बारे में क्या है चर्चा अपनी प्रारंभ करेंगे। तो चालू करते हैं सीधे। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, एग्जैक्टली सिलेबस में क्या क्या बिंदु शामिल हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो सिलेबस जो कि ये एग्जैक्टली है क्या, तो आपका सिलेबस आपके एमपीपीएससी मेंस के 6 पेपर्स में से जो आपका कौन सा सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का भी पार्ट बी जो है, सेकंड पेपर के पार्ट बी की कौन सी यूनिट आ जाती है, इसमें फोर्थ यूनिट आ जाती है। ठीक है, वो फोर्थ यूनिट कवर करती है आपके बेसिकली सोशियोलॉजी वाले पोर्शन को या समाजशास्त्र वाले पोर्शन को। अभी समाजशास्त्र में क्या क्या दिया हुआ है सिलेबस में, तो 2 बिंदु बनाए गए हैं। पहले बिंदु में क्या दिया गया है, सामाजिक समरसता के घटक, सामाजिक समरसता के घटक, एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी। क्या दिया गया है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी। दूसरा दिया है सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, अर्थात कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनकी अवधारणा क्या है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या होती हैं, अर्थात फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। इसके अलावा विविध संदर्भों के तहत उसको बताना है, रिचुअल्स के तहत। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, वेरियस रेफरेंसेस देना है, आश्रम पुरुषार्थ चतुष्ट क्या होते हैं, कास्ट सिस्टम क्या होता है, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ क्या होते हैं, चतुष्ट क्या होता है, रिलीजन्स क्या होते हैं, सेक्ट्स क्या होते हैं, इन सब का क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन सोसाइटी पे, है ना। तो ये सब क्या दिया हुआ है आपके पहले उसमें दिया हुआ है टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक में भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें क्या जाता है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में चालू हुआ था वो आ जाता है। इसके अलावा प्रसार शिक्षा क्या होती है, पंचायती राज सामुदायिक विकास में एनजीओ की क्या भूमिका होती है, इसके अलावा स्व सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नई प्रवृत्तियां क्या हैं, और कुटुंब न्यायालय क्या होता है, कुटुंब न्यायालय क्या होता है। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट हो गया आपका, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, पंचायती राज हो गया, इन सब में एनजीओ वगैरह का क्या रोल होता है, ये सब क्या दिया हुआ है आपके पूरे सिलेबस का हिस्सा है। किसका, किसके वाले पोर्शन का, जो आज से हम चालू कर रहे हैं, फोर्थ यूनिट चालू कर रहे हैं सोशियोलॉजी वाला पोर्शन, उसका क्या है ये सब हिस्सा है। तो अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं एग्जैक्टली समाजशास्त्र क्या होता है। आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप लोग बता सकते हैं, चैट ओपन है, चैट बॉक्स। अगर कोई डाउट नहीं है तो भी आप लोग कुछ बातें करते रहा करिए ताकि बना रहे, हाँ इंटरेक्शन क्या रहे अपना, टू वे बना रहे, वरना क्या होता है वन वे इंटरेक्शन में समस्या खड़ी हो जाती है। अब हम सबसे पहले चालू करते हैं, समाजशास्त्र क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या है ना। इस शब्द में जो मेन बेसिक चीज है अभी फिलहाल के लिए क्या होता है, शास्त्र होता है। शास्त्र समझ लेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, समाज शास्त्र समझ में आ जाएगा। शास्त्र का सामान्य सा मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिद्धांत या एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ विचारों का, कुछ सिद्धांतों का, कुछ प्रक्रियाओं का, कुछ व्यवस्थाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अर्थात ये भी क्या होता है, एक प्रकार का विज्ञान होता है।
जिसको हम सामाजिक विज्ञान के तहत क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान के तहत क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो समाजशास्त्र को जनरल इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सोशियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी। क्या कहा जाता है, सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक ऐसा विज्ञान जिसके तहत क्या किया जाता है, समाज का अध्ययन किया जाता है। एक ऐसा विज्ञान, ये कैसा क्या है, एक विज्ञान है जिसके तहत हम क्या करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं। जस्ट अ मिनट। जिसके तहत हम क्या करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं। और समाज क्या है, समाज शब्द का प्रयोग मनुष्यों के संदर्भ में किया गया है। इस बात को हमने इथिक्स में भी कई बार की क्लासेस में समझा हुआ है कि इथिक्स के जो नियम होते हैं, इथिक्स के जो सिद्धांत होते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं, मनुष्य के समाज पर लागू होते हैं। और समाज का मतलब भी क्या होता है, सिर्फ मनुष्यों से संबंधित होता है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि गाय का समाज हो गया या बैल का समाज हो गया, गधों का समाज हो गया। ठीक है, हम सिर्फ मनुष्यों के, मानव समाज की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं सदैव, मानव समाज की ही बात करते हैं। तो अब ये जो समाज शास्त्र निकल करके आता है, इसके संबंध में दो लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हुई हैं। दो समाजशास्त्री हैं, मैक्वाइजर एंड पेज हैं, दूसरे कौन हो जाते हैं आपके इसमें, ऑगस्ट कॉम्ट हो जाते हैं। इनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इन दोनों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। वो किस लिए आवश्यक है कि आप जब भी क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे, उत्तर लेखन करेंगे, जब आपसे पूछा जाता है संस्कृति की परिभाषा बताइए, जब आपसे पूछा जाता है कि अमूर्त संस्कृति क्या होती है, अभी हम ये सब आगे क्लासेस में समझेंगे, तो आप अमूर्त संस्कृति की परिभाषा बताने के पहले अथवा समाज की परिभाषा बताने के पहले क्या करेंगे, इनका नाम लिखेंगे कि भाई अगस्ट कॉम्ट के अनुसार अमूर्त संस्कृति ये होती है, अथवा मैक्वायर एंड पेज के अनुसार मूर्त संस्कृति ये होती है। बात स्पष्ट हो गई। तो हमको कुछ समाज शास्त्रियों के नाम याद रखने हैं। मैं आपको जब आंसर राइटिंग करवाऊंगा एग्जैक्टली, तो इस प्रकार के नामों को लिखने का क्या महत्व होता है उसको देखिएगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप फेसबुक में पढ़ते होंगे कि एक कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई जो जिंदगी में सफल होना चाहते हैं वो क्या है, खुली आंखों से सपने देखते हैं। ये आपने खूब स्टेटमेंट पढ़ा होगा, कोट पढ़ा होगा। अब उसके नीचे लिख दिया जाता है कि भाई ये डॉक्टर कलाम का है, या फिर किसी और का नाम लिख दिया जाता है। तो हम जब नाम लिख देते हैं सामने वाले व्यक्ति का, तो उससे क्या होता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, हम फेमस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो वही चीज क्या है, हमको इसलिए इनका नाम याद रखना है। मनोज चौहान जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र द्विवेदी, अच्छा शायद आपने प्रणाम सर लिखना चाहोगा, प्रणाम प्रणाम। ठीक है, मैक्वाइजर एंड पेज के अनुसार क्या है, तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंध, समाजशास्त्र सामाजिक संबंध के विषय में है। संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। अर्थात सामाजिक संबंधों से संबंधित क्या होता है, एक जाल होता है। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों से संबंधित एक क्या होता है, जाल होता है। सामाजिक संबंधों से संबंधित जाल का मतलब क्या होता है कि समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही होती हैं, समाज में जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, समाज में जितनी भी परंपराएं चल रही होती हैं, उन सब का जब हम क्या करते हैं, एक अध्ययन करते हैं, उन सब का हम क्या करते हैं, कोडिफिकेशन करते हैं। कोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उन सब का क्या करना, संहिताबद्ध करना। कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संहिताबद्ध करना, संहिताबद्ध करना, अर्थात उनका अध्ययन करना। वो सब क्या कहलाता है, आपका समाज शास्त्र का हिस्सा कहलाता है। अगस्ट कॉम्ट इसी को क्या बोलते हैं, अगस्ट कॉम्ट के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था प्रगति का क्या है, विज्ञान है। सामाजिक व्यवस्था, ये शब्द महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि समाज शास्त्र के तहत परंपराओं का समाज की, व्यवस्थाओं का समाज की क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है विस्तार से। उसके जो सिद्धांत हैं उनको संहिताबद्ध किया जाता है। उनको संहिताबद्ध मतलब कोडिफिकेशन किया जाता है। तो ये जो पूरी व्यवस्था होती है, इसको जब हम अध्ययन करते हैं, उसका संहिताबद्ध करते हैं, उसको व्यवस्थित रूप में क्या करते हैं, पढ़ते हैं उसको, तो वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी समाजशास्त्र कहलाती है। ठीक है, तो आपको परिभाषा जब भी लिखने को आएगी समाजशास्त्र की, तो मैक्वायर एंड पेज के अनुसार लिखेंगे, और साथ ही साथ क्या लिखेंगे, अगस्ट कॉम्ट के अनुसार लिख सकते हैं। और फिर वहां पे उदाहरण देंगे, वहां पे क्या देंगे आप, उदाहरण देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं, 3 मार्कर में अगर आपको आता है समाजशास्त्र की परिभाषा लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, तो ये परिभाषा लिखेंगे और फिर वहां उदाहरण देंगे। आप क्या उदाहरण देंगे, भारतीय समाज। क्या उदाहरण देंगे, भारतीय समाज। बात स्पष्ट हो गई। भारतीय समाज की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, भारतीय समाज की जगह कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अमेरिकी समाज या अन्य कोई समाज, बट हमको भारतीय समाज क्या रहेगा, हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। बात स्पष्ट है। तो ये अभी हमने सिर्फ क्या देखा, समाजशास्त्र की परिभाषा देखी है। अभी हमने क्या देखा, समाजशास्त्र की परिभाषा देखी है। अब आता है समाजशास्त्र का महत्व क्या होता है, समाजशास्त्र का महत्व क्या होता है, उस पर आ जाओ
कि आखिर समाज शास्त्र के तहत हम समाज की व्यवस्थाओं का, समाज की प्रक्रियाओं का अध्ययन क्यों करते हैं। हम समाज शास्त्र के तहत उसका जो व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, सिद्धांत हैं, जो प्रथाएं हैं, उनका संहिताबद्धन क्यों करते हैं। संहिताबंधन मतलब क्या होता है, संहिताबद्ध करना मतलब क्या होता है कि चीजों को एक व्यवस्थित रूप में क्या करना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है आपका उसके तहत, महत्व के तहत आएगा। सबसे पहला महत्व क्या है कि संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना। देखो मैंने आपको बताया, या आपको सामान्य से भी पता होगा, हम सब क्या है, एक जिस प्रक्रिया में, जिस तैयारी में, हमको पता है कि अगर हम इतिहास विषय को उठाते हैं तो इतिहास विषय में जो हम अध्ययन चालू करते हैं वो चालू करते हैं आपका किससे, 1500 बीसी के आसपास से। ठीक है, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता और उसका पूरा कालखंड आ जाता है, ये उसके पहले का पूरा कालखंड, और पहले चले जाएंगे तो पूरा प्रागैतिहासिक काल आ जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में चूंकि हमको स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड से हमको स्पष्ट जानकारी मिल जाती है कि उस वहां का, उस समय का समाज कैसा था। तभी तो आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समाज कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, कि भाई आप पढ़ते हैं वहां पे मात्र सत्तात्मक समाज था, वो वहां पे क्या जाति व्यवस्था नहीं थी, वहां वर्ण व्यवस्था नहीं थी। आप कई सारी चीजें पढ़ते हैं उसमें, फीचर्स में, उसके विशेषताओं में। बात स्पष्ट है। ऐसे ही आप क्या पढ़ते हैं, वैदिक समाज पढ़ते हैं। ऐसे ही आप क्या पढ़ते हैं, वैदिक समाज से जब आगे निकल करके आते हैं तो आपका जो पूरा क्या बोलना चाहिए, महाजनपद के पहले का कालखंड पढ़ते हैं, फिर महाजनपद का कालखंड पढ़ते हैं। तो समाज की व्यवस्थाएं कैसी चल रही थी, समाज की व्यवस्थाएं कैसी चल रही थी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको कैसे मिलती है, समाज शास्त्र के अध्ययन से मिलती है। उस समय के जो हमारे पूर्वज थे उनने क्या किया, समाज में चल रही व्यवस्थाओं का समाज शास्त्र के अध्ययन के तहत संहिताबद्ध किया उसको। तभी तो आज हम जान पाते हैं कि गुप्त काल में समाज कैसा था, मुगल काल में समाज कैसा था। ठीक है, अभी हम भारत में समाज शास्त्र के विकास के संबंध में चर्चा करेंगे, तब इन चीजों को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। तो हम समाज शास्त्र का महत्व देख रहे थे। पहला महत्व क्या हो गया कि वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। भाई उस समय क्या हो रहा था, तुलसी की पूजा हो रही थी, तो क्यों हो रही थी उसकी जानकारी हमको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा समाज में सह अस्तित्व की भावना का प्रसार करने में, भाई अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भारतीय समाज, तो क्या भारतीय समाज में सिर्फ हिंदू हैं, क्या भारतीय समाज में सिर्फ मुस्लिम है, क्या भारतीय समाज में कोई एक पर्टिकुलर संप्रदाय के लोग ही रहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैं मान लूं एक सेकंड के लिए कि क्या भारतीय समाज में सिर्फ हिंदू रहते हैं, एक सेकंड के लिए अगर मैं इसको मान भी लूं, तो क्या हिंदुओं में जितने भी लोग हैं वो सभी एक ही उसमें आ जाते हैं, सोशल उसमें आ जाते हैं पैटर्न में। मतलब समाज का क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक स्तरीकरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सामाजिक स्तरीकरण है। ये सब अभी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण मतलब क्या होता है कि समाज का विभाजन होता है। भाई कोई क्या होगा, समाज में सभी लोग एक दूसरे के समान नहीं हो सकते ना, इक्वल नहीं हो सकते हैं। तभी तो हम क्या बोलते हैं, समाज में विषमता है। तो समाज में असमानता का विद्यमान होना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। कि भाई कोई क्या है, अमीर है, कोई क्या है मध्यम वर्गीय है, कोई क्या है गरीब है। मध्यम वर्गीय में भी क्या है, कोई उच्च मध्यम वर्गीय, कोई निम्न मध्यम वर्गीय है। ठीक है, तो ये सामाजिक स्तरीकरण के उसमें आ जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये जो समाज में इतना सारा स्तरीकरण विद्यमान है, समाज में इतना जो विभाजन विद्यमान है, उसमें भी क्या करना है, हमको सह अस्तित्व की भावना का विकास करना है। सह अस्तित्व की भावना का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर क्या हो, सहिष्णुता हो। हम एक दूसरे के विचारों, हम एक दूसरे के धार्मिक मान्यताओं, हम एक दूसरे की प्रथाओं, परंपराओं को क्या कर रहे हो, सहर्ष स्वीकार कर रहे हों। ठीक है, आज की तारीख में समस्या सबसे बड़ी क्या है कि हम एक दूसरे के विचारों के प्रति क्या हो गए हैं, इनटॉलरेंट हो गए हैं, असहिष्णु हो गए हैं। हम स्वीकार नहीं करते हैं उस चीज को। बात स्पष्ट हो गई। ठीक है, दूसरा क्या आता है, तीसरा कि परंपराओं के अध्ययन में योगदान। तो ढेर सारी परंपराएं हमारे भारतीय समाज में प्रचलित हैं। मैं बोलता हूं कि अभी जैसे कल क्या हुआ, कुछ लोगों ने तुलसी पूजन मनाया। कल 25 दिसंबर था। ठीक है, तो 25 दिसंबर के दिन बहुत सारे लोगों ने तुलसी पूजन मनाया। क्या तुलसी पूजन कल से चालू हुआ, परसों से चालू हुआ? नहीं, ये परंपरा है, लंबे समय से चली आ रही है। हम ढेर सारे त्योहार, तिथि त्योहार मनाते हैं प्रतिदिन। क्या आज से चालू हुए? हम प्रकृति पूजन करते हैं। प्रकृति पूजन मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों की पूजा करना, पशुओं की पूजा करना। हम नाग की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, लंबे समय से चला आ रहा है। तो परंपराओं को समझने के लिए, परंपराओं को जानने के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है। आपको कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में या वैदिक सभ्यता में गाय की पूजा की जाती थी?
हमको गाय की पूजा वैदिक सभ्यता में की जाती थी, वो इससे पता चला कि उस समय के लोगों ने समाजशास्त्र का अध्ययन किया था, और उस समय के लोगों ने समाजशास्त्र का अध्ययन करके क्या किया था, वहां पे उसका संहिताबद्ध किया, उसको क्या किया, कोडिफिकेशन किया, लिखा। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता में सहायक होता है, समाजशास्त्र से राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। कैसे? क्योंकि समाजशास्त्र का अध्ययन करके हम ये समझ पाते हैं कि कहां पे समस्या जा रही है एग्जैक्टली, किस स्तर पर लोग क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति क्या हो रहे हैं, असहिष्णु हो रहे हैं, किस स्तर पर लोगों में क्या हो रहा है, मतभेद हो रहा है। अगर हम उस पॉइंट को समझ लें समाजशास्त्र के अध्ययन के तहत, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, हम उसका क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं उस पे, ताकि राष्ट्रीय एकता में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। अन्यथा समस्या क्या होगी कि अगर समाज में क्या होगा, समाजशास्त्र के अध्ययन के माध्यम से समाज में विद्यमान समस्याओं का हम अध्ययन नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, सामाजिक विभाजन बढ़ता जाएगा, और सामाजिक विभाजन बढ़ने से राष्ट्र की एकता में खतरा उत्पन्न होता है। और राष्ट्र की एकता में खतरा उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि एक नया राष्ट्र की मांग उठेगी। जैसे उदाहरण की बात करते हैं कि आज की तारीख में नागालैंड राज्य की मांग उठती है। ऐसा क्यों हुआ? इस नागालैंड मतलब जो नागालैंड में लोग रहते हैं, उनने अपना एक अलग राज्य मांगना चालू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समाज में जो परंपरा चल रही थी, व्यवस्था चल रही थी, उससे क्या हो गए, कुछ लोग अलग होना चालू हो गए, क्योंकि हमने उनको जोड़ करके नहीं रखा। राष्ट्रीय एकता में क्या हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया। इसके अलावा सामाजिक नियोजन में सहायक होता है। सामाजिक नियोजन मतलब क्या होता है, प्लानिंग। नियोजन मतलब क्या होता है, प्लानिंग। यहां पे सामाजिक नियोजन का मतलब क्या है कि हम समाजशास्त्र के अध्ययन के माध्यम से एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं, तो हमारा जनांगी पैटर्न कैसा है, जनांगिकीय पैटर्न। जनांगिकीय मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी। जनांकिकीय मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी, कि हमारे समाज में की टोटल पॉपुलेशन में से कितने युवा हैं, कितने प्रौढ़ हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उनका नियमन कर सकते हैं। और नियमन करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। जो आपको योजना आयोग करता था ना, जो आपको योजना आयोग करता था, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज का प्लानिंग कर सकते हैं, उस चीज का क्या कर सकते हैं, नियमन कर सकते हैं। किसके तहत? सामाजिक नियोजन की प्रक्रिया के माध्यम से, समाजशास्त्र के तहत। इसके अलावा ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं नगरीय विकास में सहायक होता है। ये कैसे होगा समाजशास्त्र से? तो समाजशास्त्र के अध्ययन के तहत एग्जैक्टली हम ये समझेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, अथवा शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताएं क्या होती हैं। जब हम उनकी आवश्यकताओं को समझ लेंगे, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, प्रॉपर विकास कर पाएंगे, जो उनकी डिमांड है उसके अनुसार विकास कर पाएंगे, व्यवहारिक होगा। वरना समस्या क्या उत्पन्न होती है कि योजना आयोग, इस चीज को हम कभी समझेंगे जब इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ेंगे। सामान्य सा क्या होता था, जो अभी फिलहाल के लिए लगभग बंद हो चुका है, योजना आयोग होता था। योजना आयोग काम कैसे करता था, या योजना आयोग में लूप होल क्या होते थे? तो योजना आयोग की प्रक्रिया जो थी काम करने की, वो टॉप टू बॉटम मॉडल थी। टॉप टू बॉटम मॉडल मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम मॉडल। टॉप टू बॉटम मॉडल मतलब क्या होता है कि ऊपर केंद्र में क्या बनाया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा कुछ नीति बनाई जाएगी, कुछ कानून बनाया जाएगा, कुछ प्रक्रिया बनाई जाएगी, और उसको निचले लेवल पर अर्थात स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण लेवल पर क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। अब वो प्लानिंग कैसे बनाते थे कि किसी गांव में हो सकता है पानी की आवश्यकता हो, पीने के पानी की, टैप वाटर चाहिए हो, क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी रहती है, वहां पर कमी रहती है। लेकिन केंद्र सरकार को वहां की वो आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं है, और वो करते क्या है, वहां से, केंद्र से, दिल्ली से, एक वो क्या करते हैं, वहां से फव्वारा सैंक्शन करते हैं, गांव में फव्वारा लगा दो। भाई गांव में आवश्यकता किसकी थी, हैंडपंप की थी, आप भेज क्या रहे हैं, फव्वारा भेज रहे हैं, जहां पहले से पानी की कमी है। बात स्पष्ट हो गई? तो समाजशास्त्र के अध्ययन के तहत एग्जैक्टली हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि आवश्यकता क्या है लोगों की। पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में भी आवश्यक होता है। भाई समाज की छोटी इकाई क्या होगी, सबसे, हम होंगे, आप होंगे, इंडिविजुअल। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, हम व्यक्तिगत तौर पर हैं, आप हैं, मैं हूं, हमारे आसपास के सब इंडिविजुअल इकाई हैं, और हम सब मिलाकर के क्या बनाते हैं, परिवार बनाते हैं। अब वो परिवार मिलकर के क्या बनाते हैं, समाज बनाते हैं। तो समाजशास्त्र का अध्ययन करके हम ये एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि परिवार की आवश्यकता क्या होती है, अथवा परिवार के अलग अलग सदस्यों के मत क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं। और अगर हमको सबके मत अथवा विचार पता चल जाए, तो हम उनके बीच क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस बना सकते हैं। बात स्पष्ट है? हम उनके बीच क्या कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद सामाजिक समस्याओं के निराकरण करने में, भाई समाजशास्त्र के माध्यम से ही आप सामाजिक समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। खाप पंचायत एक सामाजिक समस्या है, पर्दा प्रथा एक सामाजिक समस्या है, ठीक है। तो ये जो फतवे जारी होते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, सामाजिक समस्या है। लेकिन क्या इनका समाधान कानूनी माध्यम से संभव है? जैसे उदाहरण की मैं बात करता हूं कि दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है, दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है। अब अगर आप कहें कि हम दहेज प्रथा को कानून बना करके रोक सकते हैं, अगर आप कहें कि दहेज प्रथा को कानून बना करके रोक सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपके पास दहेज प्रथा को रोकने के लिए आईपीसी के तहत कानून बना हुआ है, 498A आपके तहत बना हुआ है आईपीसी के तहत। साथ ही साथ दहेज को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, 1960 के दशक में लाया गया। पर क्या आपने दहेज प्रथा को रोक लिया? क्या आपने दहेज हत्याएं रोकी? बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है अब? तो हमको इसको सामाजिक समस्या के तौर पे ही डील करना है, हम इसको कानूनी समस्या के तौर पे डील करते हैं। अगर आप समाज के लोगों के विचारों को नहीं जानेंगे, समाज के लोगों के विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आप कितने भी कानून बना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। भाई छुआछूत समाज का हिस्सा है, छुआछूत की जो समस्या है एक सामाजिक समस्या है, छुआछूत की समस्या सामाजिक समस्या है। स्पष्टता, आपने आर्टिकल 17 जोड़ दिया, आपने 1955 में कानून बनाया, आपने उसमें 1971 में संशोधन किया, आपने 1989 में फिर कानून बनाया, आपने 2018 में फिर संशोधन किया, लेकिन क्या अस्पृश्यता और छुआछूत की समस्या खत्म हुई? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि उस सामाजिक समस्या का मूल कारण क्या है और लोगों की विचारों में परिवर्तन कैसे आए, वो आपने कभी प्रयास नहीं किया। आपने उसको कानून के नजरिए से डील करने का प्रयास किया। जब हम क्या करते हैं, लोगों के विचारों के विपरीत जाकर के कानून को थोपने का प्रयास करते हैं, तो लोग उससे क्या करते हैं, उसका ज्यादा विरोध करते हैं। बात समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पॉइंट यह है कि हमको क्या करना है, सामाजिक समस्या को सामाजिक समस्या के तौर पर ही डील करना है, समाजशास्त्र के तहत उसका अध्ययन करना है। हमको जानने का प्रयास करना है कि आखिर ये लोग अस्पृश्यता क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, और फिर उसको उनको समझाने का प्रयास करना है। पर जब क्या करते हैं, आप जबरदस्ती कानून थोपेंगे, तो पॉइंट ये हो जाता है कि सामने वाला स्वतः विरोध करने लग जाता है उसका। वो फिर ये नहीं देखता है कि कानून सही है अथवा गलत है, कानून बिल्कुल सही है, लेकिन वो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि आपने थोपने का प्रयास किया। बात स्पष्ट हो गई? तो हम समाजशास्त्र के तहत यह अध्ययन करते हैं कि लोग सामाजिक समस्याओं के बारे में क्या विचार रखते हैं, अपने लोग सामाजिक समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं, और उनकी सोच के अनुरूप समाधान ढूंढना है। समाधान कैसा ढूंढना है? उनकी सोच के अनुरूप। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैसे संभव होता है? समाजशास्त्र के माध्यम से संभव होता है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप लोग। अब आता है भारत में समाजशास्त्र का विकास। अभी मैंने आपको बताया था कि अब हम क्या देखेंगे अभी अगली क्लास में ही, इसी क्लास में, भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। तो जो कि मैंने आपको समझा दिया कि समाजशास्त्र क्या है या समाजशास्त्र का विकास की प्रक्रिया क्या है। तो जब से मानव है तब से समाज है, और जब से समाज है तब से क्या है, समाजशास्त्र है। बात स्पष्ट हो गई? भाई मानव इस धरती पर जब से आया, मानव इस धरती पर जब से आया तब से उसने क्या किया, सामाजिक जो व्यवस्था होती है उसको प्रारंभ कर दिया। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है कि आपस में मिल करके रहना, परिवार का निर्माण करना, परिवार समाज का निर्माण करेगा। ठीक है, तो जब से मानव है तब से क्या है, समाज है। जब से मानव है तब से समाज है, और जब से समाज है, जब से समाज है तब से समाज शास्त्र है। अर्थात जब समाज बन गया तो उसके अध्ययन करने वाले लोग भी आ गए, उसका अध्ययन करने वाले लोग भी आ गए, उसका अध्ययन करने वाले लोग भी आ गए। यहां तक बात स्पष्ट है कि भाई जब से मानव समाज इस धरती पर आया तभी से क्या किया गया, मानव जो समाज शास्त्र है उसका क्या होने लग गया, विकास होने लग गया। समाज शास्त्र के विकास की प्रक्रिया का मतलब यह नहीं होता है कि वो आज चालू हुआ और कल बंद हो गया। समाज शास्त्र का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब तक समाज है तब तक वो रहेगा। आप समाज खत्म कर दीजिए तो समाज शास्त्र खत्म हो जाएगा, उसका अध्ययन बंद हो जाएगा। लेकिन चूंकि समाज तो खत्म होना नहीं है तो समाज शास्त्र भी खत्म नहीं होगा, सोशियोलॉजी भी चलती रहेगी। तो अब हमको इसको यह समझना है चरणबद्ध तरीके से।
हमको इसको चरणबद्ध तरीके से समझना है कि कैसे कैसे इस व्यवस्था का क्या होता चला गया, विकास होता चला गया। ठीक है, तो हम इसको पॉइंटर वाइज समझते चलेंगे, हम इसको पॉइंटर वाइज क्या है समझते चलेंगे। तो देखो भारत में जो समाज शास्त्र का विकास हुआ, ठीक है, ये जो मैं बोलता जा रहा हूं इसको आप अपने शब्दों में लिखते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि भारत में जो समाज शास्त्र की प्रक्रिया का विकास हुआ वो पश्चिमी देशों के समाज शास्त्र की प्रक्रिया से क्या है, ज्यादा समृद्ध है। भारतीय समाज शास्त्र की जो व्यवस्था है वो पश्चिमी देशों के समाज शास्त्र से क्या है, ज्यादा समृद्ध है। और इसका मूल कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सतत व्यवस्थागत चिंतन का क्या किया गया, विकास किया गया। सतत क्या किया गया, सतत व्यवस्थागत चिंतन का विकास किया गया। अब ये जो सतत व्यवस्थागत चिंतन है ये क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सतत व्यवस्थागत चिंतन का क्या किया गया, विकास किया गया। ठीक है, अब ये सतत व्यवस्थागत चिंतन में क्या क्या पॉइंट आते हैं इसको लिखिएगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि पूरा जो हमारा वैदिक साहित्य है, हमारा क्या है, जो पूरा वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्यों में क्या क्या आ जाते हैं, वेद आ जाते हैं। वैदिक साहित्यों में क्या आ जाते हैं, वेद आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं। फिर इसके अलावा क्या आते हैं, आरण्यक आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाते हैं, ब्राह्मण आ जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, या और अन्य भी जितनी चीजें आ जाती हैं, इन सब में क्या किया गया है, समाज के, तात्कालीन समाज के बारे में जानकारी दी गई है। भाई आपको क्या है, वैदिक समाज कैसा था, वैदिक समाज कैसा था इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो आपको ऋग्वैदिक समाज की, अगर जो आपका पूर्व वैदिक समाज था उसके बारे में जानकारी चाहिए तो ऋग्वेद पढ़ना पड़ेगा। अथवा आपका उत्तर वैदिक समाज कैसा था तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, बाकी के जो तीनों वेद हैं वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और साथ ही क्या है, अन्य जो आपके वैदिक साहित्य आ जाते हैं उनके तहत क्या मिलती है, आपको जानकारी मिल जाती है। हम क्या है, भारतीय समाज में के सबसे पहले प्रारंभिक चरण में चल रहे हैं। भारतीय समाज शास्त्र के विकास के प्रारंभिक चरण में सबसे पहले क्या आता है, आपका वैदिक साहित्य से जानकारी मिल जाती है। अब क्या जानकारी मिलती है, ठीक है, अब आपको यहां से क्या जानकारी मिलती है उसको समझो। तो क्या ये अच्छा, यहाँ पे हम जो पॉइंट पढ़ेंगे ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ पे हम जो भी पॉइंट पढ़ेंगे वो सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो क्या जानकारी मिलती है एग्जैक्टली वहां से, तो वहां से जानकारी मिलती है कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी वहां पर वर्ण व्यवस्था कैसी थी, जाति व्यवस्था कैसी थी, आश्रम व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, आश्रम व्यवस्था कैसी थी, जाति व्यवस्था कैसी थी, धर्म क्या होता था, पुरुषार्थ क्या होता था, धर्म क्या है, पुरुषार्थ क्या है। ठीक है, तो ऐसी अन्य ढेर सारी जो चीजें होती हैं, धर्म, पुरुषार्थ, जन्म, पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, ये सब क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में क्या बातें प्रचलित थी उस समय, उस कालखंड में, उन सब की जानकारी हमको कहां से मिल जाती है, वैदिक साहित्य से मिल जाती है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, किनके द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इस प्रकार की चीजों को क्या किया गया, स्थापित किया गया। इस प्रकार की चीजों को क्या किया गया, विस्तार से अध्ययन किया गया। भाई आपने वैदिक साहित्य हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसमें से इन सब चीजों की जानकारी मिल जाती है। ये जो पूरा है ना आपका पुरुषार्थ, धर्म, आश्रम, जाति, वर्ण, ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। यहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, 2020 में भी यहां से प्रश्न आए हुए हैं, उसके पहले भी प्रश्न आए हुए हैं। हम यहीं पे जैसे उदाहरण की बात करें, संस्कार, जो 16 संस्कार होते हैं आपके, क्या होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। वो भी तो क्या है, समाज शास्त्र के अध्ययन का ही अंग है। और ये जो पूरी व्यवस्था है समाज शास्त्र के अध्ययन की प्रारंभिक चरण में किसके द्वारा की गई, तो हमारे पूर्वजों द्वारा की गई, जिनको हम ऋषि मुनि के नाम से जानते हैं, जिनको हम ऋषि मुनि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके जवाब अगले चरण में आ जाते हैं, समाज शास्त्र के विकास के जवाब अगले चरण में आते हैं। तो यहां पे आपको बहुत सारे अन्य लोग मिलेंगे, जैसे क्या, कौन मिल जाएगा, कौटिल्य मिल जाएंगे। कौन मिल जाएगा आपको, कौटिल्य मिल जाएंगे। कौटिल्य का क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। क्या अर्थशास्त्र से आपको मौर्यकालीन समाज की जानकारी नहीं मिलती कि मौर्य काल में समाज कैसा था? जैसे वहां पे आपको मिल जाते जानकारी, गणिकाएं होती थी, या आपको मिल जाता था कि राजा की सुरक्षा के लिए क्या होती थी, अंगरक्षिकाएं होती थी, मतलब राजा की सुरक्षा के लिए महिला कमांडो होती थी। ठीक है, तो वो भी तो समाज ही है ना। आपको पता चलता है कि समाज में कैसे महिलाओं का स्थान था।
बात स्पष्ट है। तो कौटिल्य हो गए, इसके बाद क्या आ जाते हैं आपके शुक्राचार्य आ जाते हैं, ठीक है। कौन आ जाते हैं? शुक्राचार्य आ जाते हैं। तो शुक्राचार्य के ग्रंथ के माध्यम से, शुक्राचार्य का जो नीति शास्त्र था उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाती है। इसी में क्या जाता है, मनुस्मृति आ जाती है। भाई गुप्तकालीन समाज कैसा था, गुप्तकालीन और उसके पहले का समाज कैसा था, ये आपको जानकारी यहां से मिल जाएगी। बात स्पष्ट हो गई। तो कैसी समाज की व्यवस्थाएं चल रही थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज का स्वरूप कैसा था, ये सब की जानकारी आपको इसके माध्यम से मिलेगी। और ये क्या है, समाज शास्त्र का एक अंग है। लोगों ने उस समय क्या किया, उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, उस समय की जो परंपराएं थी, उस समय की जो प्रक्रियाएं थी, सामाजिक व्यवस्था प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, उसका कोडिफिकेशन किया, उसका संहिताबद्ध किया उसको। और वो जो कोडिफिकेशन, वो जो संहिताबद्ध करना है, वो क्या कहलाता है, आपका समाज शास्त्र कहलाता है। ठीक है। अब ये यहां पे जितनी भी बातें की जाती हैं, ठीक है, अब इस समाज शास्त्र के माध्यम से जितनी भी बातें की जाती हैं, तो इन विचारों और व्यवस्थाओं में वैयक्तिक और सामाजिक पक्ष का आदर्श समन्वय दिखाई देता है। वैयक्तिक और सामाजिक पक्ष मतलब क्या होता है? एक मिनट। वैयक्तिक और सामाजिक पक्ष, वैयक्तिक और सामाजिक पक्ष मतलब समाज में व्यक्ति का क्या योगदान है और समाज व्यक्ति में क्या रोल प्ले करेगा। दोनों चीजें, व्यक्ति समाज के लिए और समाज से व्यक्ति, अर्थात दोनों एक दूसरे के लिए कैसे क्या है योगदान देते हैं, इस चीज को यहां पे बात की गई है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली इसमें। तो इस समन्वय के तहत, ठीक है, वैयक्तिक और सामाजिक समन्वय के तहत, इस समन्वय के तहत, वैयक्तिक और सामाजिक समन्वय के तहत व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दिया गया कि वो समाज से ज्यादा सर्वशक्तिशाली हो जाए। अर्थात हम किसी एक इंडिविजुअल को इतना महत्व नहीं देते हैं कि वो समाज से ज्यादा पावरफुल हो जाए। इसको ऐसा समझो कि भाई एक पुरानी व्यवस्था में एक राजा होता था, पुरानी व्यवस्था में एक राजा होता था, क्या राजा कभी इतना पावरफुल हो पाया है कि वो समाज से ऊपर चला जाए? इस पॉइंट का मतलब क्या है कि समाज में जो एक व्यवस्था बनी हुई थी उसका पालन उसको भी करना होता था। जैसे उदाहरण के लिए आश्रम व्यवस्था बनी हुई है, जैसे उदाहरण के लिए आश्रम व्यवस्था बनी हुई है, तो जो 4 आश्रम बने हुए थे उन 4 आश्रमों का पालन राजा को भी करना होता था। जो संस्कार हैं, जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का पालन राजा को भी करना होता था। इसका मतलब कि वैयक्तिक और सामाजिक समन्वय था, वैयक्तिक और सामाजिक समन्वय था। मतलब राजा पावरफुल रहेगा लेकिन वो कभी भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता है कि वो समाज की बनाई हुई व्यवस्था का उल्लंघन कर दे। वो समाज की बनाई हुई प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, वर्ण व्यवस्था का पालन करना ही पड़ेगा। कि अगर बना हुआ है भाई छत्री ही राजा बनेगा तो वही बनेगा। ठीक है, हम पुरानी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, धर्म की जो प्रक्रिया बनी हुई थी उस धर्म की प्रक्रिया का पालन उसको भी करना पड़ेगा। और ये जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, कौन सी व्यवस्थाएं हैं? सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। तो कोई एक इंडिविजुअल कभी भी समाज से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, कभी भी समाज से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके विपरीत अगर हम बात करें, इसके विपरीत अगर हम बात कर लें, एक मिनट है ना, अगर हम इसके विपरीत बात कर लें कि भाई अभी हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति समाज से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, तो इसके विपरीत समाज भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति के अस्तित्व को ही क्या दबा दे, खत्म कर दे। ठीक है, तो हमने पहले पॉइंट में क्या देखा कि व्यक्ति इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो समाज से ऊपर चला जाए, व्यक्ति इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो समाज से ऊपर चला जाए। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि समाज इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कभी भी कि वो व्यक्ति के व्यक्तिगत अस्तित्व को ही खत्म कर दे। दोनों चीजों का क्या होगा, अभी चूंकि आप बात कर रहे थे ना भाई समाज और व्यक्ति में समन्वय रहेगा, समाज और व्यक्ति में समन्वय रहेगा। तो ये समाज और व्यक्ति का समन्वय एग्जैक्टली क्या था कि व्यक्ति कभी भी इतना शक्तिशाली नहीं होगा कि समाज से ऊपर चला जाए, और समाज कभी भी इतना शक्तिशाली नहीं होगा कि वो व्यक्ति के व्यक्तिगत अस्तित्व को ही खत्म कर दे। भाई मैं अपना समाज में रहते हुए अपना एक अलग अस्तित्व बना करके रख सकता हूं, आप अपना समाज में रहते हुए एक अलग अस्तित्व बना करके रख सकते हैं। हम सबका अपना क्या है, एक इंडिविजुअल अस्तित्व है, अलग अलग अस्तित्व है। बात स्पष्ट हो गई। तो समाज क्या हो गया, कभी भी इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो व्यक्ति को ही दबा दे, और व्यक्ति इतना कभी पावरफुल नहीं होगा कि वो समाज को खत्म कर दे। भाई राजा शक्तिशाली था, भाई राजा शक्तिशाली है, और राजा क्या हो जाए, निरंकुश हो जाए।
राजा शक्तिशाली है, सर्वोच्च है, और राजा निरंकुश हो जाए, तो वो क्या चाहेगा फिर? सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर दो, आश्रम व्यवस्था खत्म करो, वर्ण व्यवस्था खत्म करो, जाति व्यवस्था खत्म करो, पुरुषार्थ खत्म करो, कर्म का सिद्धांत खत्म करो। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि वो इसी को खत्म कर दे। पॉइंट वही ना कि भाई प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, एक तरीके से वो क्या है? राजा हैं। ठीक है, भले डेमोक्रेसी है बट फिर भी हम एक मान के चल सकते हैं कि वो राजा हैं। तो क्या जो अभी के राजा हैं, प्रधानमंत्री हमारे, क्या वो सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं? समाज में कई सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या उन सामाजिक व्यवस्थाओं को मोदी जी कल को खत्म कर सकते हैं? या मुर्मू जी बोल दें कि आज से सामाजिक व्यवस्था खत्म होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ना ही क्या कर सकता है समाज, ना ही क्या कर सकता है समाज मोदी जी के व्यक्तिगत मान्यताओं को खत्म कर सकता है, व्यक्तिगत सामाजिक मान्यताओं को खत्म कर सकता है। तो दोनों में क्या है? समन्वय है। दोनों में क्या है? समन्वय है। अब ये जो समन्वय है आता कहां से है? ये जो समन्वय है इसका ओरिजिन कहां से होता है? भाई इतना 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 बढ़िया समन्वय कहां से आ गया? एक बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ है कि संचालक इतना पावरफुल नहीं है कि व्यवस्था खत्म कर दे, और व्यवस्था इतनी पावरफुल नहीं है कि संचालक को खत्म कर दे। तो ये समन्वय का आधार क्या है? धर्म है। इस समन्वय का आधार क्या है? धर्म है। यहां पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। हम जब धर्म पढ़ेंगे यहां समाज शास्त्र में, तो हम इसको मान करके चलेंगे, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है धारितः इति धर्मः, अर्थात जिन चीजों को हम धारण करते हैं वो धर्म है। धर्म का मतलब क्या है? धारितः इति धर्मः। धर्म का मतलब क्या है? धारितः इति धर्मः, अर्थात जिन चीजों को हम धारण करते हैं वो धर्म है। ठीक है, और किन चीजों को आप धारण करते हैं? या मैं धारण करता हूं। तो मैं और आप, हम सब क्या धारण करते हैं? मूल्य। हम क्या सब धारण करते हैं? वैल्यूज को धारण करते हैं। हम क्या धारण करते हैं? सब मूल्यों को धारण करते हैं, सद्गुणों को धारण करते हैं। तो जिन मूल्यों, जिन सद्गुणों, जिन वैल्यूज को हम धारण करते हैं वो धर्म है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आपका धर्म सिर्फ पढ़ना है। छात्र धर्म अभी आपका क्या है? छात्र धर्म। ठीक है, तो हम जिस समय, जिस कालखंड में, जिस व्यवस्था में होते हैं वहां पे हमारा क्या होता है? अपना एक धर्म होता है, उसका पालन करना ही बस क्या है? हमारा कर्तव्य होता है उस समय। ठीक है, तो इन सबको क्या किया गया? व्यक्ति और समाज का समन्वय किसके आधार पर रखा गया? धर्म के आधार पर। किसके आधार पर रखा गया? धर्म के आधार पर। तो व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए ये कौन तय कर रहा था? धर्म तय कर रहा था। और समाज किस प्रक्रिया के माध्यम से चलेगा वो भी कौन तय कर रहा था? धर्म तय कर रहा था। भाई समाज के अपने क्या होंगे? कुछ मूल्य होंगे, उसके आधार पर चलो, आप उनको धारण करो। व्यक्ति के अपने कुछ इंडिविजुअल मूल्य होंगे, व्यक्तिगत तौर पर मेरे या कुछ मूल्य हैं, आपके कुछ मूल्य हैं, उनका पालन करते चलो। तो जब व्यक्ति अपने मूल्यों का पालन करता चलेगा और समाज अपने मूल्यों का पालन करता चलेगा तो एक बैलेंस बना रहेगा ना, एक समन्वय बना रहेगा। भाई परिवार में, आपके परिवार में 2-3 लोग, मान लो 4 लोगों का परिवार है और सबके अपने अपने कुछ ना कुछ काम होंगे। अगर हम सभी चारों लोग क्या करते चलें? अपने धर्म का पालन करते चलें, अर्थात अपने कर्मों को करते चले जाएं, तो परिवार में एक बैलेंस बना रहता है कि टोटल रोज की खिचपिच नहीं होती है। अगर हम क्या करने लग जाएं? एक दूसरे काम में हस्तक्षेप करने लग जाएं तो फिर क्या है? रोज घर में खिचकिच होगी। फिर बगल वाले बैठ करके, बगल वाले घर वाले बैठ करके क्या कर लेते हैं? आनंद उठाते हैं उस चीज का। क्यों? क्योंकि फिर आपके घर में जो खिचकिच हो रही होगी तो बर्तन बजेंगे, बर्तन बजेंगे मतलब ठीक है लड़ाई होगी, तो उस लड़ाई का आनंद पड़ोसी उठाता है। फिर तो लड़ाई का आनंद पड़ोसी न उठाने पाए इसके लिए क्या करना है? हमको अपने धर्म का पालन करना है। बात स्पष्ट हो गई? अब ये जो पूरा संपूर्ण सामाजिक चिंतन है, समाजशास्त्री चिंतन समाजशास्त्री धरोहर है, जिसने कि समाजशास्त्र के विकास को क्या किया है? सुनिश्चित किया है। तो ये जो पूरा चिंतन था, ठीक है, ये जो पूरा चिंतन था, यही क्या है? आपका समाजशास्त्रीय धरोहर कहलाती है। क्या कहलाती है? समाजशास्त्रीय धरोहर कहलाती है। ठीक है, और भारत में जो समाजशास्त्र का विकास हुआ है इसमें एक बैलेंस बनाया गया। एक बैलेंस किसका? व्यक्ति और समाज का। दूसरा बैलेंस क्या बनाया गया? धार्मिक परंपराओं, राजनीतिक परंपराओं, और साथ ही क्या आ जाता है उसमें? आपका सामाजिक परंपराओं का। भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन में, भारत में समाजशास्त्र के विकास में एक बैलेंस बनाया गया। क्या बैलेंस था? सामाजिक व्यवस्थाओं का, धार्मिक व्यवस्थाओं का, और क्या आ जाता है आपका? राजनीतिक व्यवस्थाओं का। तभी आपने देखा होगा, तभी हमने इस चीज को गौर किया है कि कभी भी राजनीतिक व्यवस्था का टकराव सामाजिक व्यवस्था से नहीं होता है।
अथवा राजनीतिक व्यवस्था का टकराव धार्मिक व्यवस्था से नहीं होता है। यहां पे एग्जैक्टली मैं अभी जो धर्म की बात कर रहा हूं वो धर्म क्या है? आपका रिलीजन है, जिसको आप क्या बोलते हैं? हिंदू बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? इस्लाम बोलते हैं। तो जो एक धार्मिक व्यवस्था बनी हुई है, जो एक धार्मिक व्यवस्था बनी हुई है, वो उसका समन्वय है किसके साथ? राजनीतिक व्यवस्था के साथ। और इसी राजनीतिक व्यवस्था का समन्वय सामाजिक व्यवस्था के साथ है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था तीनों क्या है? एक दूसरे के साथ समन्वय में चलती हैं। तीनों का एक दूसरे से कोई टकराव नहीं होता है। जब ये टकराव बढ़ता है, जब ये टकराव बढ़ता है तभी दंगे होते हैं। जब ये टकराव बढ़ता है तभी सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा मिलता है। जब ये टकराव बढ़ता है तभी समाज में असंतुलन उत्पन्न होता है। जब ये टकराव बढ़ता है तभी सामाजिक विघटन चालू होता है। तो हमको क्या करना है? इस बैलेंस को बना करके रखना है। और ये बैलेंस कैसे रहेगा? तो तीनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। तीनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, तो अब ये क्या, यहां से क्या बात स्पष्ट हो गई आपका समाजशास्त्र के विकास में कि कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से समाजशास्त्र का विकास होता गया, कैसे उसमें समन्वय बना करके रखा जाता है, कैसे आपका व्यक्तिगत और समाज का समन्वय होता है, कैसे आपका धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में समन्वय होता है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक आपको? अब हम एग्जैक्टली देखते हैं कि समाज क्या होता है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं। अभी तक हमने समाजशास्त्र क्या होता है एक विषय परिभाषा के रूप में, समाजशास्त्र का महत्व क्या होता है और भारत में समाजशास्त्र कैसे विकसित हुआ, इसको अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे समाज क्या है, और जब हम समाज पढ़ लेंगे तब हम चालू करेंगे कि भारतीय समाज क्या होता है, जो कि आपके सिलेबस का क्या है? हिस्सा है। ये सब कुछ आपके सिलेबस का हिस्सा है। यहां से प्रश्न आते रहते हैं निरंतर। ठंड ज्यादा है, ठीक है, पानी भी ज्यादा ही ठंडा है, गर्म पानी रख दिया करो भाई। ठीक है, समाज पे चलते हैं। समाज क्या होता है? तो अभी तक मैंने आपको जो समझाया उसमें क्या था कि समाज का विकास कैसे होता है। तो समाज का विकास कैसे होता है? तो व्यक्ति से होता है। इंडिविजुअल, हम सब क्या है? इंडिविजुअल है, व्यक्ति व्यक्ति हैं। हम सब क्या मिलते हैं? जब आपस में मिलते हैं तो हम परिवार का निर्माण करते हैं, और ये परिवार मिलकर के क्या निर्माण करते हैं? समाज का निर्माण करते हैं। तो व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवारों से क्या बनता है? समाज बनता है। ठीक है, तो व्यक्तियों से परिवार और परिवारों से क्या बनता है? समाज बनता है। अब इसको अगर मैं आपको कहूं समाज को परिभाषित कीजिए, ठीक है, तो यह लोगों का एक ऐसा समूह होता है, लोगों का समूह है ये। भाई वही तो बताया ना कि परिवार से क्या बनेगा? समाज बनेगा। और परिवार क्या है? लोगों का समूह है। परिवार क्या है? लोगों का समूह है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि समाज की बेसिक यूनिट क्या होती है, समाज की आधारभूत इकाई क्या होती है, तो समाज की आधारभूत इकाई क्या होती है? व्यक्ति। समाज की आधारभूत इकाई क्या होता है? व्यक्ति। व्यक्ति मतलब होता है इंडिविजुअल। व्यक्ति मतलब क्या है यहां पर? इंडिविजुअल। आप समाज हैं, मैं समाज हूं, हम सब मिलकर के एक समाज का निर्माण करेंगे। ठीक है, हमारी मान्यताएं ही तो समाज में कन्वर्ट होती हैं। हमारी जो परंपराएं हैं, व्यक्तिगत विचार हैं, वही तो समाज का क्या करते हैं? समाज के विचारों का निर्माण करते हैं, समाज के विचारों को पोषित करते हैं। ठीक है, तो क्या है? यह लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं आपसे भारतीय समाज, जैसे मैं बात करता हूं भारतीय समाज, जैसे बात करता मैं आपसे भारतीय समाज, तो भारतीय समाज एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। आपको पता है भारत का नक्शा क्या है? ठीक है, तो भारत का जो नक्शा के अंदर जितना क्या आता है? भूभाग आता है। उसी भूभाग में कौन निवास करता है? भारतीय समाज के लोग निवास करते हैं। यह भारतीय समाज का क्या है? अस्तित्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो लोगों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र मतलब क्या होता है कि एक ही जगह में क्या करते हैं? वो रहते हैं, एक ही जगह में उनका क्या होता है? वास होता है, अधिवास होता है। ठीक है, तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। निश्चित सांस्कृतिक समरूपता, सांस्कृतिक समरूपता का मतलब क्या होता है? जो कल्चरली क्या होते हैं, सांस्कृतिक रूप से क्या होते हैं? एक समान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें भारतीय समाज की, भारतीय समाज में जो संस्कृति प्रचलित है वो सब एक समान है। भाई दिवाली कोई सिर्फ ऐसा थोड़े ना है कि सिर्फ आपको क्या उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, अयोध्या में।
दिवाली संस्कृति का हिस्सा है ना। दिवाली क्या है, हमारी क्या है, अमूर्त संस्कृति है। दीपावली या दीपोत्सव क्या है, हमारी अमूर्त संस्कृति का हिस्सा है। अभी हम संस्कृति के प्रकार पढ़ेंगे, मूर्त संस्कृति क्या होती है, अमूर्त संस्कृति क्या होती है। ठीक है, तो अमूर्त संस्कृति का हिस्सा हमारी वो दीपोत्सव। और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ही मनाई जाती है, संपूर्ण भारतवर्ष में मनाते हैं उसको, अर्थात सांस्कृतिक समरूपता है। भाई अभी क्या है, 14 जनवरी आएगा, 14 जनवरी को हम पतंगबाजी करेंगे। क्या पतंगबाजी सिर्फ मध्य प्रदेश में की जाती है? मकर संक्रांति जिसको आप बोलते हैं, भाई मकर संक्रांति पूरे देश में होती है, अलग अलग नामों के साथ होती है। भाई गुजरात में कोई जाएगा तो उसको उत्तरायण बोलते हैं, हमारे यहां मकर संक्रांति बोल लेते हैं, अलग अलग जगहों पे उसको अलग अलग नाम से बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे करेंगे। बात स्पष्ट हो गई यहां तक। तो एक क्या होगा, निश्चित सामाजिक सांस्कृतिक समरूपता होती है। तो ये फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं कि यह लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। निश्चित सांस्कृतिक समरूपता एवं सामाजिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। सामाजिक संबंध मतलब क्या होते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हमारा अपना क्या है, कुछ ना कुछ संबंध होता ही होता है। ठीक है, आप बोलते हैं ना भाई, क्या है, आप अपने दोस्त के साथ क्या है, बैठे हुए हैं, 4 लोग 10 लोग बैठे हुए हैं दोस्तों के साथ, है ना, आपस में बात करना चालू करेंगे, कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनमें से एक जो दोस्त था आपका फला फला दूर से क्या है, वो संबंधी है, रिश्तेदार है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, हम सब आपस में क्या है, कुछ ना कुछ तरीके से वो जुड़े रहते हैं। तो क्या होती है समाज की परिभाषा, लोगों का एक ऐसा समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, निश्चित सांस्कृतिक समरूपता एवं सामाजिक संबंधों को प्रदर्शित करता है, समाज कहलाता है। क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक। अब आता है कि समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। समाज की विशेषताएं क्या होती हैं उसको एक बार अब देख लेते हैं। ठीक है, समाज की विशेषताएं क्या होती हैं एक बार उसको देख लेते हैं। तो समाज की विशेषताओं में सबसे पहले क्या आता है, समाज क्या होता है, अमूर्त होता है। ये पॉइंट आप लिखते जाएंगे, ये पॉइंट आप अपने नोट्स में लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, समाज अमूर्त होता है। मैं आपको लिख लिख करके समझाते जाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट है ना। सबसे पहली विशेषता आती है कि समाज अमूर्त होता है। अमूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है मूर्त। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई क्या है परंपरा जिसको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो किस में कंसीडर किया जाता है, मूर्त में कंसीडर किया जाता है। और इसके विपरीत जिसका सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं, जिसको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो किस में आता है, अमूर्त में आता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने वो पढ़ा होगा यूनेस्को की धरोहरें। भाई भारत में जैसे यूनेस्को की धरोहरें हैं कि आपका क्या है, अजंता एलोरा की वो आ जाते हैं, गुफाएं आ जाती हैं, और उसमें चंपा बावड़ी आ जाती है, राजस्थान के किले आ जाते हैं, आगरा का ताजमहल आ जाता है, दिल्ली का लाल किला आ जाता है। ये सब क्या है, आप इनको क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। जो गुफा है उसको आप छू सकते हैं, भीमबेटका आप उसको छू सकते हैं, ये सब मूर्त हैं। और इसके विपरीत यूनेस्को द्वारा एक और लिस्ट जारी की जाती है, शायद आपको जानकारी हो अथवा ना भी हो, सर्च कीजिएगा, है ना, क्लास के बाद, अभी नहीं। यूनेस्को की अमूर्त धरोहरें, भारत में यूनेस्को की अमूर्त धरोहरें कौन सी हैं, उसमें आप पाएंगे, जैसे कि आप क्या क्या पाएंगे, आप उसमें बीहू पाएंगे। क्या पाएंगे उसमें, आप बीहू पाएंगे उस लिस्ट में। उसी लिस्ट में क्या पाएंगे, आप कुंभ मेला पाएंगे। क्या पाएंगे, कुंभ मेला। क्या कुंभ मेले को आप छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। क्या बिहू को आप छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही समाज होता है, समाज को हम छू नहीं सकते हैं, समाज की स्थिति उपस्थिति का हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम समाज की उपस्थिति का सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बात स्पष्ट है। तो समाज की विशेषताओं में पहली क्या हो गई, समाज अमूर्त होता है। दूसरा क्या जाता है, संबंधों के पारस्परिक क्या होते हैं, जागरूकता होती है। संबंधों के प्रति पारस्परिक जागरूकता, ये पारस्परिक लिखा हुआ है, पारस्परिक जागरूकता होती है। ठीक है, पारस्परिक क्या होती है, जागरूकता होती है।
ठीक है, पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे समाज के जितने भी लोग अंग होते हैं, समाज, हर मानव समाज का अंग है, हर व्यक्ति समाज का ही अंग है। तो हम जितने लोग समाज में रह रहे होते हैं, हम एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। हम एक दूसरे के संबंधों के प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। हम एक दूसरे के संबंधों के प्रति क्या होते हैं, पारस्परिक रूप से जागरूक होते हैं। तो ये क्या होती है, दूसरी विशेषता होती है। तीसरा क्या आ जाता है कि समानता होती है। समानता होती है। समानता किस चीज में, समानता होती है। समानता किस चीज में, विचारों में। समानता किस में होती है, विचारों में। समानता किस में होती है, विचारों में। लिखते जाइएगा ये पॉइंट। विचारों में समानता होने का मतलब क्या होता है कि हम सब एक दूसरे के विचार के प्रति क्या रखते हैं, कुछ ना कुछ समानता रखते हैं। भाई भारतीय समाज में जितने भी लोग रहते हैं, उन सब के विचारों के प्रति कुछ समानता है। जैसे उदाहरण की बात कर लें कि हम सब लोकतंत्र का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। हम सब क्या है, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। वैचारिक समानता हो गई ना, ये क्या हो गई, वैचारिक समानता हो गई। ठीक है, तो विचारों में क्या होती है, एक समानता देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या आ जाता है, आपका मूल्यों में समानता देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या है, मूल्यों में समानता देखने को मिलती है। मूल्य कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। नीति शास्त्र की जो अपनी क्लासेस चल रही हैं, उसमें हम इसको देखेंगे मूल्यों के बारे में जब क्लासेस आएंगी। बट अभी के लिए कि हम सब एक ही प्रकार के, एक ही सेटअप के मूल्यों में क्या रखते हैं, विचार क्या है, समानता रखते हैं। कि अगर मैं क्या बात करूं, राजनीतिक नजरिए से बात करूं मूल्यों की, राजनीतिक मूल्य भी रहेंगे। तो अगर मैं राजनीतिक नजरिए से मूल्यों की बात करूं, तो हम सब क्या करते हैं, एक लोकतांत्रिक सेटअप में ही विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। जहां पे हम क्या करते हैं, उत्तरदायी सरकार आदि भी क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। बात स्पष्ट है। तो एक वैचारिक समानता होती है, दूसरा मूल्यों में समानता होती है, तीसरा क्या आ जाता है आपका उसी में, जीवन के उद्देश्यों के प्रति समानता होती है। जीवन के उद्देश्यों में समानता, जीवन के उद्देश्यों के प्रति समानता। जैसे उदाहरण के लिए कि भाई आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आपके अतिरिक्त यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, ये सब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ढेर सारे लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, हम सब कोई जीवन में क्या चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। मतलब जीवन का उद्देश्य हमारा सबका क्या है, एक ही प्रकार का होता है, सफलता प्राप्त करना। बात स्पष्ट है। तो जीवन के उद्देश्यों के प्रति समानता होती है, मूल्यों में समानता होती है, वैचारिक समानता होती है। तो पहला क्या था, समाज अमूर्त होता है। दूसरा, समाज में पारस्परिक जागरूकता होती है। तीसरा क्या होता है, समाज में समानताएं होती हैं। ठीक है, चौथा लिखिएगा इसी पर, असमानताएं भी होती हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे इसी पर, असमानताएं भी होती हैं। असमानताएं भी होती हैं। क्या असमानताएं होती हैं भाई, भाई समाज में समानता तो हमने देख ली विशेषता के तहत, उसी विशेषता के तहत असमानता भी आ जाती कि हम सब एक दूसरे से भिन्न भी हैं। अगर हम सब एक दूसरे से पूर्ण रूप से समान हो जाएं, तो हम सब क्या बन जाएंगे, चिट्टी बन जाएंगे। चिट्टी जानते हो, वो रजनीकांत की फिल्म आई थी ना, रोबोट वाली, क्या नाम था, नाम तो मुझे खुद ही भूल गया है ना। तो उसमें चिट्टी था, फिर चिट्टी के क्या होते हैं, डुप्लीकेट तैयार होने लग जाते हैं, कॉपी कैट। सब एक समान दिखने लग जाते हैं, सब एक ही प्रकार से व्यवहार कर रहे होते हैं। सब क्या है, एक ही प्रकार से व्यवहार कर रहे होते हैं, उनके लिए कोई खास अंतर नहीं होता। ठीक है, तो हम सब वो बन के रह जाएंगे, रोबोट। तो इसलिए असमानता होना भी जरूरी है। तो किन किन चीजों में असमानता होती है, जैसे योग्यता में असमानता होती है। क्या होती है, योग्यता में असमानता होती है। भाई आपका जो दोस्त है वो भी समाज का ही हिस्सा है, भारतीय समाज का। आप भी भारतीय समाज का हिस्सा हो। आपने हो सकता है पीएचडी करके रखी हो, उसने करके ना रखी हो सकता है आपका बौद्धिक स्तर बहुत ज्यादा हो, आपके दोस्त का ना हो। तो हम सब की योग्यता में क्या है, एक अंतर निकल करके आता है। हम सब की योग्यता में क्या है, एक अंतर निकल करके आता है, सदैव ये अंतर रहेगा। बात स्पष्ट हो गई, योग्यता। दूसरा क्या है, कार्य क्षमता। दूसरा क्या है, कार्य क्षमता में अंतर आता है। पहला योग्यता में अंतर, दूसरा कार्य क्षमता में असमानता। कार्य क्षमता की असमानता मतलब कि कोई हो सकता है 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता हो, 17 घंटे 16 घंटे काम करता हो, निरंतर उसको क्या है, काम करने में आनंद आता हो। और किसी को 16 घंटे सोने में मजा आता हो कि भाई आपन क्या है, आज रविवार है तो आज क्या है भाई 18 घंटे सोएंगे।
मस्त एकदम कुंभकर्ण का क्या है, अपन परदादा बन जाएंगे आज ही। तो किसी की कार्य क्षमता कम हो सकती है, किसी की कार्य क्षमता ज्यादा हो सकती है। यही कार्य क्षमता है जो आपको क्या करती है, आपकी पोजीशन क्या होगी सोसाइटी में उसका निर्धारण करती है। भाई जो व्यक्ति ज्यादा क्या होता है, कर्मठ होता है, जो व्यक्ति की कार्य क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो क्या है, अच्छी प्रोडक्टिविटी देता है, उत्पादकता देता है। और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता जब व्यक्ति देता है तो उसका सफलता का ग्राफ क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जो व्यक्ति क्या है, कर्मठ नहीं होगा, जो व्यक्ति आलसी होगा, कार्य क्षमता कम होगी, तो उसका ग्राफ क्या है, सफलता का सदैव नीचे बना रहेगा। भाई मोदी जी की कार्य क्षमता ज्यादा है, तभी वो आज क्या है, मोदी जी हैं। ठीक है, बाकी नेता आपको भी पता है कैसे पीछे राजनीति से हटते चले जाते हैं। ठीक है, तो मोदी जी बनो ताकि बोल सको कि अपन तो क्या है, फकीर आदमी है, कभी भी झोला उठा के चल देंगे। ठीक है, वरना क्या है, नौकरी में रहते हुए अपन ये नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि अगले फिर परिवार कैसे चलेगा। ठीक है, तो बनना क्या अपने को, मोदी जी जैसा। एटलीस्ट इतना तो बोल सके खुल करके, फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। वरना नौकरी में बने रहो तो बोल ही नहीं पाते हैं ये, क्योंकि भरोसा नहीं कि अगले दिन खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुमने इधर नौकरी छोड़ी, उधर तुमने, तुम्हारे परिवार ने तुमको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, योग्यता में असमानता होती है, कार्य क्षमता में असमानता होती है। इसके अलावा आर्थिक सामाजिक भिन्नता होती है, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी असमानता निकल करके आती है। आर्थिक सामाजिक असमानता का मतलब क्या होता है, तो आर्थिक असमानता क्या है आपको पता है कि भाई एक क्या होता है, अमीर वर्ग होता है, एक क्या होता है, मध्यम वर्ग होता है, उसके नीचे क्या आता है, गरीब वर्ग आता है। जो मध्यम वर्ग होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में डिवाइड करते हैं। भाई आप पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, डेटा पढ़ते हैं कि 1% लोगों के पास 60% संपत्ति का संकेंद्रण है। ठीक है, बात स्पष्ट हो रही है कि भाई 1 या 1.5% लोगों के पास 60% देश की संपत्ति का संकेंद्रण है। तो ये क्या है, आर्थिक असमानता को दर्शाता है। भाई देश की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, 1,26,000 रुपए है पुराने डेटा के अनुसार अभी फिलहाल। तो क्या 1,26,000 सबके पास है? भाई यहां पे जितने लोग अभी लेक्चर देख रहे हो, क्या सबके पास 1,26,000 रुपए हैं? ठीक है, तो ये आर्थिक असमानता है। सामाजिक असमानता भी होती है। सामाजिक असमानता का मतलब क्या होता है कि भाई समाज में किसी का ज्यादा प्रभाव होगा, प्रभुत्व होगा, किसी का समाज में कोई खास स्थान नहीं होगा, कोई खास महत्व नहीं होगा। इसी को तो क्या बोलते हैं, सामाजिक विभाजन बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। यही क्या है आपका सामाजिक स्तरीकरण है, यही क्या है आपका सामाजिक विभाजन है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक। इसके बाद इसी में क्या जाता है आपका, पारस्परिक निर्भरता होती है। पांचवी विशेषता लिखेंगे, पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता, भाई हम एक दूसरे पे सभी क्या है, निर्भर हैं। गांव क्षेत्र में जाएंगे ना आप, गांव क्षेत्र में जाएंगे तो हम क्या है, एक छोटी छोटी चीजों के लिए कई बार अपने पड़ोसी के पास जाते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए हम एक दूसरे पे क्या रहते हैं, निर्भर बने रहते हैं। किसी को कभी पैसा चाहिए, किसी को अन्य प्रकार की सहायता चाहिए है। ठीक है, तो एक ये निर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है समाज में ही चलता रहता है, समाज की विशेषता का हिस्सा है वो। इसके अलावा क्या होता है, परस्पर संघर्ष एवं सहयोग होता है। छठी विशेषता लिखेंगे, परस्पर क्या रहेगा, संघर्ष रहेगा, और साथ ही क्या रहेगा, सहयोग भी रहेगा। भाई संघर्ष कैसे, संघर्ष कैसे, हम संघर्ष कर रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए। भाई उदाहरण के लिए कि एमपीपीएससी का फॉर्म 5 लाख लोग भरते हैं, उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं, लगभग 2.5-3 लाख लोग भर रहे हैं। ठीक है, तो भाई मान लो 2.5-3 लाख लोग जो फॉर्म भर रहे हैं वो सभी आपस में संघर्ष ही तो कर रहे हैं, वो सभी आपस में संघर्ष ही तो कर रहे हैं। किस चीज के लिए संघर्ष है, उत्तर जीविका के सुनिश्चितता के लिए, उत्तर जीविका के निर्धारण के लिए संघर्ष है। यही तो यहां से क्या है आपका डार्विनिज्म चलता है। ठीक है, तो हम सब क्या है, आपस में संघर्षरत हैं और साथ ही साथ सहयोग भी करते हैं। भाई आप अपने दोस्त का सहयोग करते हैं पढ़ाई में, भले वो आपके लिए क्या है, कंपटीशन खड़ा कर रहा है। भाई आप अपने दोस्त को पढ़ा रहे हैं, पीएससी से कोर्सेज को समझा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को समझा रहे हैं, सहयोग है। लेकिन वही दोस्त आपके साथ क्या कर रहा होगा, उस कंपटीशन में उतर रहा होगा, संघर्ष है। तो परस्पर संघर्ष और सहयोग एक क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। आखिरी विशेषता इसी में लिखेंगे, आखिरी विशेषता, निश्चित भूभाग एवं स्थान होता है। निश्चित क्या होता है, भूभाग
एवं स्थान होता है। भाई भारतीय समाज है, भारतीय समाज एक निश्चित भूभाग में क्या करता है, निवास करता है। आपको पता है कि भाई भारतीय समाज सिर्फ भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उतने में ही निवास करता है। अमेरिकी समाज अमेरिका का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसमें निवास करता है। तो बात स्पष्ट हो गई यहां से आपको कि एग्जैक्टली ये किस प्रकार से चलता है, कैसे स्थापित होती है व्यवस्था। ये पूरी क्या थी, समाज की विशेषताएं थी। ये पूरा क्या था, समाज की विशेषताएं थी। तो आज की ये क्लास में हमने एग्जैक्टली क्या समझा, समाज क्या होता है, समाज की विशेषताएं क्या होती हैं, भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, समाजशास्त्र का महत्व कैसे होता क्या होता है, और समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। तो आज की इस क्लास में हमने इतने पोर्शन को कवर किया। आज की इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। अभी 9 बजे से आपकी नीति शास्त्र की क्लास रहेगी। 9 तो बज गए हैं, 2-3 मिनट से चालू करते हैं उसको। नीति शास्त्र या एथिक्स की क्लास रहेगी। किसी को कोई डाउट, वरना क्लास को समाप्त करते हैं। 2-3 मिनट बाद आपसे एथिक्स की क्लास में मिलेंगे वापस। ठीक है, तो क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे 2 मिनट बाद।